नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे हिंदी शिक्षण के महत्वपूर्ण प्रश्नों पे जो हर बार पूछे जाते हैं और आप लोग ऐसे प्रश्न छोड़ देते हैं जो आप लोगों को लगता है कि ये प्रश्न आते हैं, लेकिन वही प्रश्न आप लोगों को फंसा देते हैं। तो आज के प्रश्न जो रखे गए हैं, टॉप यहाँ पे 20 प्रश्न रखे गए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटे का बटन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही लाइव आ जाए आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अपने अपने ग्रुपों में एक बार क्या करिए, शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। चलिए शुरू करते हैं। और लास्ट में आप लोगों के कल के उत्तर बताए जाएंगे और बता देंगे कल के उत्तर जो आप लोगों ने 20वें का दिया था उसमें से 80% लोगों का उत्तर गलत था और किस प्रकार से गलत था उसे लास्ट में देखेंगे हम लोग। और आज के उत्तर भी आप लोगों को बताना है लास्ट में और कल बताया जाएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है। भाषा का मुख्य कौशल है। देखिए भाषा का मुख्य कौशल क्या होता है। पहला करा है कि लिखना सुनना, दूसरा करा है कि पढ़ना, तीसरा करा है बोलना, चौथा करा है कि उपर्युक्त सभी। अब देखिए भाषा के कौशल क्या होते हैं। देखिए अगर मान लिया जाए भाषा के कौशल क्या होते हैं तो हमें पता है कि पहले होता है सुबोपली यानी सुनना होता है, फिर इसके बाद सुबो यानी पढ़ना होता है, बोलना होता है, फिर इसके बाद पढ़ना होता है, फिर इसके बाद लिखना होता है। तो सुबोपली आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाषा के कौशल जो होते हैं सुबोपली यानी सुनना, बोलना और पढ़ना, लिखना। तो हमारा देखिए इसमें पहले में आ रहा है लिखना भी सुनना भी, दो हो गए, पढ़ना भी आ गया, बोलना भी आ गया, लगभग हमारा चारों मिल रहा है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। याद रखिएगा भाषा के मुख्य कौशल 4 होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे, देख लेते हैं दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। अब देखिए जितने भी प्रश्न रखे गए हैं भाषा शिक्षण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और कुछ यहाँ पे आप लोगों को बीच बीच में आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण नोट भी बताए जाएंगे। यहाँ पे दूसरा देखिए करा है कि भाषा के मुख्य तत्व होते हैं। देखिए भाषा के मुख्य तत्व क्या होते हैं, सबसे अहम क्या होता है। पहला करा है ध्वनि, दूसरा संकेत, तीसरा चिन्ह, चौथा करा है कि उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए कि यहाँ पे भाषा के मुख्य तत्व, वहाँ पे देखिए मुख्य कौशल पूछा था और यहाँ पे तत्व पूछ रहे हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ध्वनि होता है, संकेत होता है, चिन्ह होता है। अब किसके माध्यम से आप व्यक्त करते हैं, ध्वनि के माध्यम से भी अपने वाणियों को व्यक्त करते हैं, रखते हैं, दूसरे के समझ रखते हैं, आदान प्रदान करते हैं, संप्रेषण का कार्य करते हैं। यहाँ पे संप्रेषण का कार्य करते हैं ध्वनि के माध्यम से, संकेत के माध्यम से एक दूसरे से क्या करते हैं, आप बध जाते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, बताते हैं। तो संकेत भी हमारा होगा। और चिन्ह के माध्यम से क्या होता है, दूसरों को इशारा करके बता सकते हैं। मतलब ये है कि आप चिन्ह के द्वारा दर्शा के आप उसको बता सकते हैं कि ये देखिए हो सकता है। तो हमारा जब तीनों सही हैं तो हमारा राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा उपर्युक्त सभी। तो याद रखिएगा मुख्य तत्व जो होते हैं ध्वनि, संकेत, चिन्ह और मुख्य कौशल जो होते हैं पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न देखिए क्या करा है। यहाँ पे देखिए करा है हमारा कि बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए। जो बालक को भाषा शिक्षण का माध्यम जो होता है देना चाहिए। याद रखिएगा यहाँ पे प्राथमिक स्तर से हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करें तो प्राथमिक स्तर पे होगा कि भाषा के जो शिक्षण है प्राथमिक या माध्यमिक किस माध्यम से देना चाहिए। तो पहला यहाँ पे करा है राष्ट्रीय भाषा के माध्यम से, दूसरा मातृभाषा के माध्यम से, तीसरा करा है कि द्वितीय भाषा के रूप में और चौथा करा है कि प्रादेशिक रूप में। अब देखिए ये प्रश्न आप लोगों को फंसा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए मातृभाषा का भी प्रयोग किया है, राष्ट्रीय भाषा का भी प्रयोग किया और द्वितीय भाषा। मतलब देखिए द्वितीय भाषा क्या होती है, एक आपकी जो घर की भाषा होती है और एक होता है विद्यालयी भाषा यानी समाज की और आपके परिवार की। इन दोनों भाषा को क्या कहते हैं, द्वितीय भाषा। या फिर ये भी आप कह सकते हैं द्वितीय भाषा की आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश से हैं और अब चले गए असम में, तो असम की जो भाषा होगी और उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र में चले गए, उन दोनों की जो भाषा होगी ये द्वितीयक भाषा होगी। जो बालक वहाँ की भाषा को प्रयोग करेगा तो यहाँ पे द्वितीयक भाषा होगी। लेकिन बात यहाँ पे क्या है हमारा कि भाषा को भाषा शिक्षण यहाँ पे बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम क्या होना चाहिए, यानी सिखाने का माध्यम क्या होना चाहिए, राष्ट्रीय भाषा, मातृभाषा या फिर द्वितीयक भाषा या फिर प्रादेशिक भाषा। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे मातृभाषा के साथ जाएगा, क्योंकि बालक जो होता है प्राथमिक स्तर पे मातृभाषा के आधार पे बहुत ही कुछ सीख सकता है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे बात क्या है, मातृभाषा का अर्थ क्या होता है। देखिए मातृभाषा का अर्थ होता क्या है, यहाँ से देखिए आप लोगों को बता दें कि जो आज की क्लास चलाई जा रहे हैं लगभग 3 नंबर आप लोगों को श्योर है कि मिलेंगे, आप लोगों को सी टेट, टेट या एम टेट, सुपर टेट तक। यहाँ पे देखिए बात क्या है कि मातृभाषा का अर्थ है परिवार की भाषा, माँ की भाषा, पिता की भाषा, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगी जल्दी से बताइए कि चौथे का राइट आंसर क्या होगी। परिवार की भाषा होती है मातृभाषा, या फिर यहाँ पे माँ की भाषा होती है, पिता की भाषा होती है, या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। देखिए यहाँ पे पूछा है, ये नहीं पूछा है कि बालक की भाषा क्या होती है, ये बालक की भाषा होनी चाहिए, किस आधार पर होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये नहीं पूछा, लेकिन पूछा है कि मातृभाषा का अर्थ पूछा है। तो अर्थ क्या हो सकता है, परिवार की भाषा हो सकती है, माँ की हो सकती है, पिता की हो सकती है, या फिर उपयुक्त सभी। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा उपयुक्त सभी के
साथ जाएगा, याद रखिएगा, उपर्युक्त सभी के साथ जाएगा। जो परिवार की भाषा होती है वही तो उसकी मातृभाषा होती है। माँ की भाषा और पिता की भाषा तो एक ही होगी, यानी जो घर में बोली जा रही है, इन दोनों का तात्पर्य तो यही होगा कि मातृभाषा से संबंधित है। और इन्हीं को आधार मान के आप प्राथमिक स्तर पर क्या करते हैं, बालक को उनको शिक्षा देते हैं, मातृभाषा में ही शिक्षा देने का प्रावधान है। और याद रखिएगा कि अब की जो नई शिक्षा लागू हुई है उसमें आप बालकों को मातृभाषा के द्वारा ही शिक्षा देंगे। पहले थी, लेकिन अब यहाँ पे 5, 6, 7, 8 तक बढ़ा दिया गया है कि आपको क्या करना है कि मातृभाषा में ही सिखाना है। और एक अहम बात और आप लोगों को बता दें कि जो अब शिक्षा नीति आई है, बीटीसी वालों को बता दें कि बीटीसी वाले जो हैं उन लोगों की जो मार्कशीट है वैलिड जो है 30 तक ही वैलिड होगी। इसके बाद उनको मान्य नहीं किया जाएगा। तो 30 से पहले आप लोग अपना क्वालिफाई कर लीजिए और 30 तक आप लोगों की बीटीसी की जो मार्कशीट है क्वालिफाई होगी, सिर्फ मान्य होगी। अब आगे बढ़ते हैं, अपने अगले प्रश्न पे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे 5वां प्रश्न हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे ये कर रहा है 5वां हमारा कि मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य होता है। देखिए मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। यहाँ पे देखिए मातृभाषा जो है मुख्य उद्देश्य पूछा, यानी बालक को जो सिखाई जाती है, ज्ञान सिखाई जाती है या फिर किसी को भी सिखाई जाती है मातृभाषा, उसका उद्देश्य क्या होता है। पहला यहाँ पे कर रहा है कि मानसिक विकास, दूसरा शारीरिक विकास, तीसरा बौद्धिक विकास, चौथा करा उपयुक्त सभी। हाँ, याद रखिएगा कि बीटीसी वालों की जो मार्कशीट है वो केवल 30 तक वैलिड होगी, जो नई शिक्षा नीति है, याद रखिएगा। तो बीएड कर सकते हैं आप तब तक। और यहाँ पे देखिए बात क्या है कि मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य है मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, उपयुक्त सभी। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर जाएगा 5वें का, जो हमारा राइट आंसर जाएगा। चौथे के साथ जाएगा कि मातृभाषा के आधार पर आप मानसिक शिक्षा को भी प्रदान कर सकते हैं बालकों में। और शारीरिक विकास का मतलब ये है कि उनकी परिवार परिवेश में रहन सहन के आधार पर क्या करते हैं, जब तक बड़े होते हैं, जब तक विद्यालय में प्रवेश नहीं करते हैं 6 से 7 वर्ष की आयु तक, तब तक वो अपने मातृभाषा का प्रयोग करके अपने परिवार में बहुत कुछ सीख सकते हैं। और बौद्धिक, यहाँ पे मानसिक आधार के आधार पर बौद्धिक विकास भी बालक का हो सकता है, यानी सीखने में ये सबसे अहम कड़ी है। और उपयुक्त हमारा सभी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे देखिए प्रश्न है। टॉपिक से हमने आपसे कहा था कि इसे नोट कर लीजिएगा और नोट करिए। देखिए व्याकरण शिक्षण विधियाँ क्या हैं, ये यहाँ से देखिए आप लोगों को 1 से 2 नंबर मिल सकते हैं। आगमन विधि क्या होती है, आगमन विधि देखिए, सॉरी यहाँ पे आगमन नहीं है, निगमन है। निगमन विधि व्याकरण शिक्षक की प्राचीनतम विधि है। इस विधि में विद्यार्थी को सर्वप्रथम व्याकरण के नियम कंठस्थ कराए जाते हैं अथवा याद करवाए जाते हैं, यानी देखिए रटने पे बल दे रहा है। और तो यहाँ पे कराए तदुपरांत उदाहरण देखिए, यानी याद रखिएगा नियम में क्या होता है, निगमन विधि में पहले नियम बताई जाती है, यानी रटाई जाती है, प्रश्नों को सूत्र याद कराया जाता है, फिर उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे सूत्र विधि। देखिए यहाँ ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूत्र विधि में क्या होता है, अध्यापक छात्रों को व्याकरण संबंधी सूत्र बता देते हैं और शिक्षार्थी उन्हें समझे बिना ही कंठस्थ कर लेते हैं। यानी सूत्र विधि में यही होता है कि बिना समझे आप प्रश्नों को, सूत्र जो होता है उसे याद कर लेते हैं और उसी के आधार पर प्रश्न को आप सॉल्व करते हैं। पुस्तक विधि क्या होती है, यह सूत्र विधि का ही यहाँ पे करा के परिवर्धित रूप है। इस विधि में नियमों का ज्ञान कराने हेतु छात्रों को व्याकरण की पुस्तक दी जाती है और छात्र उसे नियम को याद कर लेते हैं, नियम के आधार पर आपको चलना है। और यहाँ पे देखिए अगला हमारा ये करा कि अधिकांश विद्वान निगमन विधि को मनोवैज्ञानिक व अरुचिकर मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप अरुचिकर, यानी बालक जो होता है सूत्र याद करने में कठिन करता है तो उसे कठिनाई का स्तर होता है, इसलिए अरुचिकर माना गया है। अब बात करेंगे यहाँ पे आगमन विधि, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। आगमन विधि में क्या होता है, इस विधि में छात्र उदाहरण की सहायता से पहले उदाहरण प्रस्तुत कर दिया जाता है, फिर इसके बाद नियम बताया जाता है, उदाहरण व्याकरण के सामान्य सिद्धांतों तक पहुँचे जाते हैं। आगमन विधि में 4 पद होते हैं, अनुसरण करके छात्र यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देखिए 4 विधि कौन कौन से हैं, इससे हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहला करा है कि उदाहरण। पहले देखिए आगमन विधि के 4 पद जो होते हैं उदाहरण है। सर्वप्रथम बच्चों के सामने एक ही प्रकार के कई उदाहरण दिए जाते हैं, यानी एक ही तरह के उदाहरण दिए जाते हैं ताकि उसके आधार पर बालक यहाँ पे उसे चिन्हित करके सॉल्व कर सके। और यहाँ पे निरीक्षण विधि क्या होता है, छात्र उन उदाहरणों को देखते हैं और इसका विश्लेषण करते हैं और इनमें से समानता होती है और उसका पता लगाते हैं। और यहाँ पे सामान्यकरण, इस समान के नियम का रूप दिया जाता है, यानी नियम को कहा जाता है, यानी पहले उदाहरण दे के उसके आधार पे कई प्रश्न दिए जाते हैं। और यहाँ पे परीक्षण, परीक्षण निकालने के लिए नियमों की सत्यता हेतु अध्यापक उसका परीक्षण करता है। तो आगे बढ़ते हैं, अपने प्रश्नों पे देख लेते हैं। प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या करा है और बता दें कि लास्ट में आप लोगों के उत्तर रखे गए हैं कल के, और 80% लगभग लोगों का गलत हुआ है उत्तर, और किस प्रकार से गलत हुआ है बताएंगे। यहाँ पे देखिए छठा करा है कि मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि है। यहाँ पे करा है कि आगमन विधि, निगमन विधि, अनुकरण विधि और उपयुक्त सभी। तो छठे का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि क्या होता है। देखिए मातृभाषा का पूछा है, मातृभाषा पूछा है तो बालक याद रखिएगा शैशवावस्था से बाल्यावस्था के बीच में होगा, और शैशवा और बाल्यावस्था में बालक की प्रवृत्ति क्या होती है, आगमन करने की होती है, निगमन करने की होती है, यहाँ पे अनुकरण करने की होती है, यहाँ पे उपयुक्त सभी। आप लोगों को थोड़ा सा बताते हैं। यहाँ पे देखिए
शैशवावस्था में बालक अधिक से अधिक अनुकरण करता है और बाल्यावस्था के बीच में, इन दोनों के बीच में बालक अनुकरण करता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए विद्यालय में प्रवेश नहीं करेगा तो वो देखिए क्या होता है, यहाँ पे कहा कि मातृभाषा का प्रमुख शिक्षण विधि है। मातृभाषा तब तक प्रयोग किया जाएगा जब तक बालक की बौद्धिक शक्ति, तर्क शक्ति विकसित न हो सके। तो आगमन विधि में क्या होता है, बालक के उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, उसके आधार पर क्या करते हैं, प्रश्नों को सोल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे बात क्या है मातृभाषा की, तो जब तक विद्यालय में, यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश नहीं करता है तब तक उसे आगमन विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे निगमन विधि मतलब उच्च स्तर पे होगा। यहाँ पे बालक क्या करता है, नियमों के द्वारा प्रश्नों को सॉल्व करता है। और यहाँ पे राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा अनुकरण, क्योंकि बालक जो होती है मातृभाषा का प्रयोग जो होता है अनुकरण के द्वारा ही सीखते हैं। क्योंकि बालक प्राथमिक स्तर पे भी बालक को अगर ज्ञान प्राप्त करवाएंगे तो प्राथमिक यहाँ पे मातृभाषा के आधार पर ही कराएंगे, ताकि वो उन्हें आता है अच्छी तरीके से और उसका अनुकरण करके यानी उसके आधार पर सीख सकते हैं। तो राइट आंसर जाएगा हमारा तीसरे के साथ, चौथा हमारा गलत है। जब हमारा एक सही है तो तीनों हमारा नहीं हो सकता, तो राइट आंसर गया था हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए ये कर रहा है कि भाषा अधिगम के कारण होते हैं। देखिए भाषा अधिगम के कारण यानी भाषा के को सीखने के कारण क्या होता है, अधिगम मिस होता है सीखना, याद रखिएगा सीखना होता है सीखना। इसके आधार पर क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे पहला कर रहा है हमारा कि भाषा विज्ञान, दूसरा व्याकरण, तीसरा भाषा कौशल, चौथा करा है कि उपयुक्त सभी। तो सातवें का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। कि जो भाषा होती है, भाषा को सीखता है बालक, तो उसके कारण क्या होता है, भाषा विज्ञान का प्रयोग कर पाता है, व्याकरण का प्रयोग कर पाता है, यहाँ पे भाषा कौशल का प्रयोग कर पाता है, वो या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाएगा, याद रखिएगा चौथे के साथ जाएगा। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे चौथा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए भाषा अधिगम यानी भाषा को सीख जाता है बालक, तो भाषा का प्रयोग करना जान जाता है। विज्ञान का मतलब ये है कि उसका प्रयोग करना जान सकता है बालक। अगर भाषा क अगर जान गया तो क के साथ साथ क्या होता है, अगर मात्राओं का भी ज्ञान हो गया है तो वो क के साथ को भी लगा सकता है, का भी लगा सकता है, यानी उसका प्रयोग कर सकता है। और व्याकरण यानी नियम को सीख सकता है भाषा अगर जानता है, पढ़ना लिखना जानता है। और भाषा कौशल के अंतर्गत इन तीनों आएंगे, तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे चौथा। आगे बढ़ते हैं अपने आठवें प्रश्न पे, देख लेते हैं आठवां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। आठवां ये करा है कि शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक है। देखिए शिक्षण अधिगम प्रबंधक प्रत्यय के प्रवर्तक कौन है, यहाँ पे करा है कि B.S. ब्लूम, दूसरा करा है रॉबर्ट ग्लेसर, और यहाँ पे तीसरा करा है कि B. ओम स्मिथ, और चौथा करा है कि I.K. डेविस। तो राइट आंसर आठवें का हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे हम ब्लूम की बात करेंगे तो ये आपके यहाँ पे मनोवैज्ञानिक से संबंधित है, ये हमारा गलत है। और यहाँ पे ग्लैमर ये देखिए ये भी मनोवैज्ञानिक से है। और स्मिथ भी आपको याद होगा कि ये पर्यावरण और यहाँ पे मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान के आधार पे आते हैं। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, डेविस के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नौवें प्रश्न पे, देख लेते हैं नौवां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। देखिए नौवां प्रश्न ये करा कि शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया। देखिए शिक्षा का उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया था, पहला करा है रॉबर्ट मैगर ने, दूसरा करा है रॉबर्ट मिलर ने, और तीसरा करा है कि B.S. ब्लूम ने, चौथा करा है कि B.O. स्मिथ ने। तो राइट आंसर नौवें का हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर हमारा यहाँ पे नौवें का क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे बी। यहाँ पे देखिए शिक्षा के उद्देश्यों का आधार आपने बताया कि मनोविज्ञान में भी होता है, और यहाँ पे पर्यावरण भी होता है, और यहाँ पे भाषा के विकास में भी होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा तीनों में है, तो तीनों में राइट आंसर जाएगा यहाँ पे ब्लूम के साथ जाएगा। राइट आंसर होगा तीसरा। आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्नों के साथ साथ एकदम अच्छे से करते चलेंगे प्रश्नों को। और कमेंट जरूर करिए, सभी लोग कमेंट करिए जल्दी से, और शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, जल्दी से शेयर करिए। और क्या करिए, सभी लोग जिनके प्रश्न हाइड हो रहे हैं यहाँ से हम शो कर रहे हैं, तो अपना सेटिंग जरूर कर लीजिएगा। सेटिंग करने का मतलब ये है कि जो आपका यहाँ पे चैट सेटिंग है उसमें कुछ गड़बड़ी होगी, इसलिए आपके प्रश्न जो होते हैं हाइड आते हैं, तो यहाँ से शो करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा 10वां ये करा है कि शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण है। यहाँ पे देखिए ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, और चौथा करा है कि उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण देखिए पूछा है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे देखिए पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। क्यों चौथे के साथ जाएगा, चलिए देख लेते हैं। शिक्षा का उद्देश्य पूछा है और वर्गीकरण यानी बांटने की बात किया है, तो शिक्षा के आधार पर आप ज्ञान अर्जन यानी ज्ञान को भी प्राप्त कर सकते हैं। उद्देश्य इसका यही होता है कि शिक्षा के माध्यम से बालकों को क्या करना है, यहाँ पे बालक क्या होता है, बालक के ज्ञान में क्या करना है, वृद्धि करना है, साथ साथ उसके तर्क करने की शक्ति को बढ़ाना है, और क्या करना है, उसकी नई नई रचनाओं का क्या करना है, ज्ञान प्राप्त करवाना है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। भावात्मक यानी बालक की भाव क्या है उसके आधार पे शिक्षा देना। क्रियात्मक बालक करना क्या चाहता है उसे भी शिक्षा के माध्यम से देखिए तीनों तत्व आपको समाहित होंगे। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 11वां प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या करा है।
देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे छोड़िएगा मत। ये देखिए 3 बार आया है प्रश्न आप लोगों को सी टेट, और 2 बार यहाँ पे टेट में भी आया है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या करा है। यहाँ पे करा है कि पाठचर्या सहगामी क्रियाएं जैसे गीत, संवाद, अंताक्षरी, भाषा का वाद विवाद आदि में सहायक है। देखिए पाठचर्या का मतलब ये होता है कि किस प्रकार से उन्हें सिखाया जाए। सहगामी क्रियाएं गीत, संगीत, अंताक्षरी, भाषण। यहाँ पे पहला करा है कि भाषा और साहित्य को समझने के लिए, दूसरा करा है शिक्षक के कार्यभार को कम करने के लिए, तीसरा करा है कि अधिक अंक प्राप्त करने, और चौथा करा है समय और श्रम की बचत के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पे 11वें का हमारा क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि 11 का राइट आंसर हमारा क्या होगा। देखिए यहाँ पे बात क्या है, देखिए सीधे सीधे प्रश्न में ये कहा है कि गीत भी हो, संवाद भी हो और अंताक्षरी भी हो। देखिए गीत के माध्यम से आप रचना कर सकते हैं, संवाद के माध्यम से क्या कर सकते हैं, आप उसे व्याख्या कर सकते हैं, यानी अपने भावों को रख सकते हैं, और अंताक्षरी के माध्यम से तर्क कर सकते हैं, और भाषण के माध्यम से क्या होता है, आप दूसरों से संप्रेषण कर सकते हैं, और वाद विवाद के कारण क्या हो सकता है, आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए तीनों का साहित्य यहाँ पे होगा हमारा, यहाँ पे भाषा और साहित्य को समझने के लिए। देखिए प्रश्नों को आप समझिए कि कहा क्या रहा है। गीत के माध्यम से रचना कर सकते हैं, संवाद के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, अंताक्षरी के माध्यम से तर्क कर सकते हैं, भाषण के माध्यम से वाद विवाद कर सकते हैं, और वाद विवाद मतलब अपने प्रश्नों को यहाँ से वहाँ पहुँचा सकते हैं, संप्रेषण कर सकते हैं। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, भाषा और साहित्य को समझने के लिए, क्योंकि उसके द्वारा देखिए गीत भी हो सकता है, संवाद भी, अंताक्षरी भी हो सकता है, किसी के माध्यम से आप सिखा सकते हैं। शिक्षक के भार को कम नहीं कर सकता, अधिकांश अंक प्राप्त नहीं होता है, श्रम और यहाँ पे नहीं है, तीनों देखिए गलत है हमारा, और बचा हमारा पहला, तो राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे 12वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 12 का हमारा यहाँ पे क्या करा है, कौन कथन संगत नहीं है। यहाँ देखिए कौन सा कथन जो है वो संगत नहीं है, नहीं की बात किया है, यानी निगेटिव शब्द पूछा है। तो आप सही प्रश्न देख लीजिए कौन कौन सा है। तो 12 का कह रहा है पहला, यहाँ पे देखिए पाठ्य पुस्तक कह रहा है विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए आधारभूत है, और यहाँ पे देखिए दूसरा कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक कक्षा शिक्षण का प्रमुख साधन है, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साधन है, साध्य नहीं है, और चौथा कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साध्य है, साधन नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पे देखिए कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक जो होता है, याद रखिएगा पाठ्य पुस्तक क्या होता है, एक साधन होता है, एक माध्यम होता है बालकों को सिखाने के लिए। क्या होता है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो ये आपका साधन है, ठीक है, साधन है, और उसके माध्यम से आप सीख रहे हैं, साध्य है, यानी सीख रहे हैं साध्य है लेकिन साधन है। यहाँ पे देखिए चौथा करा है कि साधन नहीं है, जबकि क्या होता है पाठ्य पुस्तक जो होता है एक साधन होता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो राइट आंसर यही चौथा हमारा होगा, क्योंकि इसी में नहीं की बात किया है। और देखिए यहाँ पे साधन है, साध्य नहीं है। साध्य मतलब ये है कि आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, और साधन का मतलब ये है कि आप किसी भी के द्वारा सीख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए प्रमुख साधन है, सही है, पाठ्य पुस्तक जो है एक साधन है। आप लोगों को 2 बार बता चुका हूँ, कई बार बताया हूँ कि जो पाठ्य पुस्तक होता है एक साधन होता है, एक जरिया होता है, एक माध्यम होता है किसी को सीखने का। और यहाँ पे देखिए दोनों के लिए उपयोगी होंगे, कि इसके माध्यम से आप प्रश्न पूछ सकते हैं और आपके जो शिक्षक हैं उसे बता सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे देखिए प्रश्न है, उसे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि प्रयोग विधि। देखिए प्रयोग विधि होता क्या है, इसमें उदाहरण प्रस्तुत करके समान लक्षण वाले अंशों के कार्य एवं गुण निकालवाए जाते हैं, तत्पश्चात उसका अभ्यास कराए जाते हैं। इसमें शिक्षण के दौरान सोपानों का प्रयोग किया जाता है, तुलना एवं विश्लेषण नियमक, और यहाँ पे करा है निष्कर्ष का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग विधि में क्या होता है, सीधे सीधे आप किसी को कार्य को प्रयोग यानी उसको क्या करेंगे, आप तुलना यानी विश्लेषण करेंगे, और जिसमें शिक्षण का दौरान सहगामी पाठ्यक्रम भी शामिल होता है। और देखिए सहसंबंध विधि क्या होता है, सहसंबंध का मतलब ये है कि एक दूसरे में क्या होता है, संबंध होता है, तभी उस कार्य को पूरा करते हैं। इस विधि का प्रयोग शिक्षण शब्द शिक्षण, वर्तनी शिक्षण, उच्चारण आदि के लिए समय के लिए किया जाता है। उच्चारण शिक्षण को कोई पृथक विधि नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपने प्रत्यक्ष। देखिए प्रत्यक्ष विधि से आप लोगों को 1 नंबर मिलते हैं, इसे देख लीजिए। यह विधि बिना व्याकरण नियमों का ज्ञान कराए भाषा के शुद्ध रूप का अनुकरण करने का अवसर प्रदान करते हैं। ऐसे लेखक जिनका भाषा पर पूर्णता अधिकार है, जिसमें बालक को वार्तालाप के अवसर प्रदान किए जाते हैं, प्राथमिक स्तर के लिए ये विधि उपयुक्त है। देखिए प्रत्यक्ष का मतलब ये है कि आपके समझ से कोई वस्तु या कोई चीज़ प्रस्तुत है, उसके आधार पे आप क्या करें, उस प्रश्न को सोल्व करें, उसे याद करें। अब देखिए थोड़ा सा ये है कि समान, यहाँ पे करा कि समाव विधि। देखिए समवाय विधि क्या होता है, इस विधि के प्रतिपादक का मत है कि व्याकरण की शिक्षा स्वतंत्र रूप से न देकर विद्यार्थियों को साहित्य के प्रति यानी किसी अन्य माध्यम से विद्वानों को रचना कराई जानी चाहिए। इसके अंतर्गत मौखिक और लिखित कार्य कराते समय, गद्य की पुस्तक पढ़ाते समय, रचना कार्य करते समय प्रासंगिक रूप से व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराया जाना चाहिए। और देखिए आगे बढ़ते हैं, यह विधि मनोवैज्ञानिक, देखिए किसके द्वारा, किसने बताया है कि मैकाले के अनुसार बालक उस भाषा को सीखता है जिसका
व्याकरण वह नहीं जानता, या मतलब जिसको नहीं जानता है बालक उसको सीखने के लिए रुचि लेता है, यह विधि उच्च कक्षाओं के अनुरूप है, यानी उच्च कक्षाओं के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे देखिए उसका 16 जो था, जो हमारा प्रश्न था, पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साध्य है, साध्य नहीं है, यह कथन संगत नहीं है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साधन है, सहायक नहीं है, नहीं होती है, न कि साध्य उद्देश्य होता है। तो आगे बढ़ते हैं अपने, अब आप लोगों को सोल्व के साथ बताया जाएगा प्रश्नों को। यहाँ पे देखिए भाषा शिक्षण के यहाँ पे दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग का मुख्य प्रयोजन क्या होता है, मतलब जो यहाँ पे दृश्य होता है, दृश्य में देखना, श्रव्य माने सुनना, साधनों का प्रयोग का मुख्य प्रयोजन क्या होता है, उसका आधार क्या है। यहाँ पे पहला करा है कि विद्यार्थियों की भिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना, दूसरा करा है कि शिक्षण में यहाँ पे विविधता लाना, और तीसरा करा है रोचकता का संचार करना, चौथा करा है कि मनोरंजन करना। तो इसका देखिए श्रव्य दृश्य का मतलब ये नहीं है कि मनोरंजन करना, तो यहाँ पे प्रयोजन पूछा है, तो राइट आंसर 13 का हमारा क्या होगा। देखिए यहाँ पे करा है कि शिक्षण की विविधता को जानना, देखिए जानना नहीं होता है, उसे ढालना होता है शिक्षार्थियों के मस्तिष्क में कि किस प्रकार से वो सीख रहे हैं भाषा, यानी देख कर अच्छे से सीख सके। रोचकता का संचार, रोचकता हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए इंद्रियों का विकास करना सबसे उपयुक्त होगा, तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सॉल्व है प्रश्न, यहाँ पे देख लेते हैं, इसको देख लीजिए, आधार मान के रखा गया है कि ताकि आप लोगों का कोई कठिनाई ना हो। यहाँ पे देखिए बात किया है कि भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग का मुख्य प्रयोजन विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना है, क्योंकि जिस अधिगम में जितनी अधिक इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां भाग लेती हैं वह अधिगम उतना ही प्रभावशाली होता है, मतलब जिसके आधार पर आप सीख रहे हैं वो जितना भी कार्यरत होगा उतना ही अच्छे से आप सीख सकते हैं, तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अपने, यहाँ पे अगले प्रश्न पे देख लेते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। देखिए अगला प्रश्न ये करा कि अर्थग्रहण के कौशल के विकास के लिए उपयोगी है। देखिए अर्थग्रहण मतलब किसी को समझने के लिए बात कर रहा है, समझ के लिए बात कर रहा है, समझ के लिए बात कर रहा है कि समझने के लिए सबसे यहाँ पे करा है कि उपयोगी है। पहला करा है समाचार वाचन, दूसरा व्याकरण शिक्षा, यहाँ पे तीसरा करा है मौन वाचन, चौथा करा है कि सस्वर वाचन। तो राइट आंसर 14 का हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए कि अर्थग्रहण यानी किसी को समझने के लिए आपकी ज्ञान इंद्रियाँ क्या होती हैं, अस्थायी करके उसे सीखना क्या कहलाता है, आपका समाचार वाचन कहलाता है, व्याकरण या फिर मौन या फिर सस्वर। देखिए सस्वर नहीं होगा, याद रखिएगा, सस्वर के साथ आप अर्थ को ग्रहण नहीं कर सकते क्योंकि शोर शराबा होगा, तो आप नहीं कर सकते। सस्वर का मतलब ये होता है जहाँ पे दोहराव हो, वाद विवाद का कार्य हो, वहाँ पे सस्वर का कार्य होगा। ये हमारा गलत, चौथा राइट आंसर जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा मौन वाचन के द्वारा आप क्या करते हैं, इंगित करते हैं, इंगित किसी पे फोकस करते हैं, किसी इंगित करते हैं, उसे सीखने का प्रयास करते हैं आपका, तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे मौन वाचन के साथ जाएगा। सस्वर वाचन में क्या होता है, शोर शराबा होती है, आप अच्छे से सीख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, सस्वर में दोहराव होता है और कंठस्थ कराया जाता है। आइए देख लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व भी है कि अर्थग्रहण के कौशल के विकास के लिए मौन वाचन अधिक उपयोगी है। व्याकरण शिक्षा के भाषागत शुद्धता का विकास होता है और सस्वर वाचन से उच्चारण की शुद्धता विकास होता है। देखिए सस्वर का यहाँ पे दिया है कि किस प्रकार से होता है। सस्वर का मतलब ये है कि आप क्या करते हैं, उच्चारण जो होता है शुद्धता होती है, यानी बार बार रिपीट करते हैं, दोहराते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपकी शुद्धता होती है। अर्थग्रहण कौशल के लिए मौन वाचन सबसे उपयुक्त तरीका होता है। आगे बढ़ते हैं अपने, यहाँ पे 15वें प्रश्न पे देखते हैं। 15वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या करा है, देखिए करा है कि वर्तमान परीक्षा प्रणाली में दोष है। देखिए वर्तमान परीक्षा प्रणाली में दोष क्या है, पहला करा है इसमें संपूर्ण पाठ्य पुस्तक के अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती है, दूसरा करा है कि यह शिक्षार्थी द्वारा अर्जित योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं करता है, और तीसरा करा है कि इसके अंकन की कोई सुनिश्चित मापदंड नहीं है, चौथा करा है कि इनमें से सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, 15 का, जल्दी से बताइए कि 15 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे बात क्या है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली का दोष क्या है, यानी क्या है दोष कि आप जो परीक्षा प्रणाली है उसमें आप सही से मूल्यांकन बालकों का नहीं कर सकते। यहाँ पे पहला करा है इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम के अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती है। सही है कि आप अलग अलग परीक्षा करा सकते हैं, जैसे चाहे जैसे क्या होता है बहुविकल्पी भी करा सकते हैं, वस्तुनिष्ठ भी करा सकते हैं। और यहाँ पे दूसरा करा है कि यह विद्यार्थियों द्वारा अर्जित योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं करती है, क्या होती है, नकल पे आधारित हो जाती है। आजकल के पेपर देख रहे हैं, फंस जा रहा है, 69,000 देख लीजिए फंस गया है। और यहाँ पे तीसरा करा है कि अपने अंकन की कोई सुनिश्चित मापदंड नहीं है कि आप कितना पा सकते हैं, वहाँ पे आपके मस्तिष्क प्रेजेंट माइंड क्या काम कर रहा है। तो राइट आंसर जाएगा, चौथे के साथ जाएगा इनमें से सभी हो सकते हैं दोस्त। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए क्या करा है हमारा, यहाँ पे सॉल्व के साथ है। यहाँ पे देखिए करा है कि वर्तमान परीक्षा प्रणाली यहाँ पे विद्यार्थियों द्वारा अर्जित योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं करती, इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम के अध्ययन की आवश्यकता नहीं रहती है, तथा इसमें अंकन का कोई सुनिश्चित मापदंड नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं अपने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे टॉपिक है, इसे देख लेते हैं। संप्रेषण कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व क्या होता है। देखिए संप्रेषण मतलब होता है भेजना, उसके विकास में क्या महत्वपूर्ण है। देखिए कह रहा है कि संपूर्ण यहाँ पे कह रहा है संप्रेषण कौशल के विकास की व्याकरण का महत्व निम्न है। किस प्रकार से निम्न है, चलिए देख लेते हैं। पहला यहाँ पे कह रहा है व्याकरण बालकों के अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध करने में सहायता प्रदान करता है। दूसरा कह रहा है व्याकरण शुद्ध एवं सही वाचन का अभ्यास कराने में सहायक है। और तीसरा कह रहा है यह बालकों की अभिव्यक्ति में स्पष्टता लाने में सहायक है। और तीसरा कह रहा है यह बालकों में सृजनात्मक कौशल का विकास
करने में सहायक है। और अगला करा है ये बालकों में ऐसी क्षमता का विकास करने में सहायक है जिसकी कि वे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे प्रभावपूर्ण तरीके से दे रहे हैं। सीधे सीधे मतलब ये है कि जो संप्रेषण होता है उसका कार्य होता है भेजना। ये बालकों के साथ यहाँ पे करा है कि साधारण वार्तालाप में शुद्ध भाषा का प्रयोग सिखाने में लाता है। और यहाँ पे यह बच्चों में भाषा संबंधित अभिव्यक्ति का विकास करने में सहायक है। और अगला देख लेते हैं लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग भाषा के प्रभावी अच्छे से सहायक होता है। अब देखिए लास्ट है हमारा यहाँ पे करा है कि लेखन कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व क्या होता है। ये बच्चों को पढ़ी गई सुनी गई हुई बातों को शुद्ध वर्तनी तथा विराम का यहाँ पे सही प्रयोग करने में लेखन कौशल का विकास करता है, सहायक होता है। और ये बच्चों के लेखन में संज्ञा यहाँ पे संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण प्रत्यय उपसर्ग तत्सम तद्भव सभी के लिए क्या करता है, एक सहायक होता है। और आगे बढ़ते हैं लास्ट है यहाँ पे देखिए करा है हमारा कि यहाँ पे देख लीजिए अगला करा है हमारा कि ये करा कि ये बच्चों के लेखन क्रिया गद्य में अंतर समझाकर उसके लेखन का कौशल का विकास करता है। सबसे महत्वपूर्ण तरीका यही है कि आप दिखाकर उसे क्या करें, बालकों में ज्ञान का वहाँ पे क्या करें विकसित कर सकें। और अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे छोड़िएगा मत। यहाँ पे देखिए करा है कि हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जाँच की जा सकती है। देखिए जाँच की जा सकती है हिंदी परीक्षा यहाँ पे शिक्षण में। पहला करा है कि निबंधनात्मक प्रश्नों में, दूसरा करा है बौद्धिक परीक्षण में, तीसरा करा है प्रोजेक्टिव परीक्षण में, चौथा करा है कि उपलब्धि परीक्षण में। तो हिंदी की जो होती है महत्वपूर्ण जो विशेषता होती है, याद रखिएगा हिंदी में क्या होती है आप लोगों की उपलब्धि परीक्षण की जांच होती है। ये देखिए प्राथमिक स्तर के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। और यहाँ पे देखिए जो निबंधनात्मक होगा हमारा यहाँ पे ये उच्च कक्षाओं के लिए होगा। और यहाँ पे बुद्धि परीक्षण देखिए क्या होता है, बुद्धि का प्रयोग करके प्रश्नों को सोल्व करते हैं। और यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट जो होता है ये दोनों जो है हमारा उच्च स्तर पे जाएगा, तीनों उच्च स्तर पे है। और चौथा हमारा प्राथमिक स्तर पे है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाएगा। आइए यहाँ पे सोल्व थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कहा है एनसीईआरटी ने क्या कहा है। यहाँ पे देखिए हमारा ये कह रहा है कि हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच उपलब्धि परीक्षण के द्वारा की जा सकती है। मतलब ये है कि बालकों को किस प्रकार से सिखाना है उसकी जांच उसके यहाँ पे उपलब्धि परीक्षण के द्वारा की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे 17वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 17 का प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या करा है। देखिए 17 का प्रश्न ये करा है कि उपलब्धि परीक्षण के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है। यहाँ पे नहीं की बात किया है। निबंधनात्मक प्रश्नों के मूल्यांकन के वस्तुनिष्ठता यहाँ पे करा है वस्तुपरकता का अभाव होता है। और यहाँ पे दूसरा करा है कि मौखिक यहाँ पे परीक्षा में पक्षपात की आशंका रहती है। और यहाँ पे तीसरा करा है कि क्रियात्मक परीक्षाओं में शाब्दिक ज्ञान का महत्व नहीं होता। और चौथा करा है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा में मौलिकता का विकास होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि इसका 17 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए 17 का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। और यहाँ पे देखिए करा है कि निबंधनात्मक प्रश्नों में मूल्यांकन के वस्तुपरक का अभाव होता है और अभाव नहीं होता है, एकदम राइट होता है कि अभाव मतलब ये होता है कि उच्च स्तर और प्राथमिक स्तर दोनों पे यहाँ पे कार्य होता है। और मौखिक परीक्षा पक्षपात की आशंका रहती है। सही बात है कि आप किस प्रकार से बालकों से पूछ रहे हैं उसमें क्या होती है, आशंका रहती है कि आप किससे कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं, किसी से हार्ड पूछ देंगे, किसी से सॉल्व यहाँ पे सरल पूछ देंगे, तो ये भी सही है। और तीसरा क्रियात्मक परीक्षाओं में शाब्दिक ज्ञान का महत्व नहीं होता है। सही है कि आप करके सीखते हैं तो यहाँ पे शाब्दिक का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं होता। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने सॉल्व के साथ। यहाँ पे देख लेते हैं क्या करा है। एनसीईआरटी ने क्या माना है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में मौलिकता का विकास होता है। यह कथन उपयुक्त नहीं है क्योंकि वस्तुनिष्ठ परीक्षा का उद्देश्य ज्ञानात्मक परीक्षा करना होता है और शेष सभी कथन सही हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपने कुछ टॉपिक्स हैं उस पर देख लेते हैं। लेकिन 18 का आप लोगों को उत्तर बताना है। यहाँ पे देखते हैं 18 का कितने लोगों का सही होता है। और आज के जो उत्तर हैं कल के जो थे आज बताए जाएंगे। और लगभग 80% लोगों का हमने कई बार कहा है कि गलत आया था कल का उत्तर, तो आज बताएंगे किस प्रकार से गलत होगा। लेकिन उससे पहले 18 का देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है। यहाँ पे करा है कि व्यतिरेकी, दूसरा करा है कि सिद्धांत प्रणाली, और तीसरा करा है कि व्यास प्रणाली, चौथा करा है तुलना विधि। तो राइट आंसर चौथा हमारा 18 का क्या होगा, जल्दी से बताइए कि यहाँ पे 18 का राइट आंसर क्या होगा। व्यतिरेक विधि, सिद्धांत विधि, व्यास विधि और तुलनात्मक। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और कल इसका उत्तर आप लोगों को बता दिया जाएगा। और इसका उत्तर आप लोगों के नाम के साथ बताया जाएगा कि कितने लोगों का सही है। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि कुछ थोड़ा सा टॉपिक्स आगे है, उसे देख लेते हैं। टॉपिक्स हमारा यहाँ पे क्या करा है। देखिए यहाँ पे ये करा है कि भाषा विविधता वाली कक्षा में भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ क्या होती है। देखिए पहला करा है क्षेत्रीय भाषाओं का छात्रों का पर प्रभाव। यहाँ पे करा है भाषा बहुलता देश है, यानी भारत जो है बहुभाषिक देश है। यहाँ के लगभग हर क्षेत्र में भाषा में अंतर और छात्रों में क्षेत्रीय भाषा का अभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। यानी हर 30 किलोमीटर पे एक भाषा का यहाँ पे हर एक भाषा बदल जाती है। और यहाँ पे देखिए दूसरा हमारा करा है बच्चों को सामाजिक आधार पर सुदृढ़ करने की चुनौती होती है। किस प्रकार से उन्हें भाषा शिक्षण के माध्यम से सामाजिक और शुद्धता करने की चुनौती होती है, जिससे बालक को सामाजिक आधार
की शुद्धता नहीं बनाई जाती, बच्चों की कभी भी एक अच्छा सामाजिक व्यक्तित्व नहीं बन पाता है, कि भाषा में यहाँ पे अंतर होता है। और तीसरा कह रहा है कि बच्चों में संप्रेषण कौशल का विकास करने की चुनौती, यानी किस प्रकार से उन्हें सिखाया जाए, ये बात कर रहा है कि बच्चों में संप्रेषण कौशल का विकास करने के लिए भाषा पर नियंत्रण एवं उसमें कुशलता आवश्यक है, किंतु क्षेत्रीय भाषा के अभाव में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपने, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ यहाँ पे बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए, और शेयर कर दीजिएगा। लेकिन आगे चलने से पहले कल के उत्तर पे थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं कि किस प्रकार से आप लोगों का गलत था। यहाँ पे देखिए बात किया था हमारा यहाँ पे कि प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या संकलित चिन्हों, सिक्कों एवं सुइयों में अंतर, यानी किसी भी कार्य में अंतर नहीं कर पाता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए श्रवण माने सुन तो सकता है। अब देखिए आप लोगों ने तीसरा माना था, तीसरा कैसे मान सकते हैं? देखिए बालक यहाँ पे देखिए दृश्य मतलब देखने से संबंधित होता है, याद रखिएगा देखने से संबंधित होता है। यहाँ पे देखिए सिक्कों को बालक क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे संख्या को देख रहा है बालक, चिन्हों को देख रहा है, सिक्कों को देख रहा है, सुइयों को देख रहा है, बस अंतर नहीं कर पा रहा है ना। तो जब देख रहा है तो दृश्य हमारा हो ही नहीं सकता, देख रहा है और आप बता रहे हैं अंतर करने के लिए कर रहे हैं, तो सुन भी रहा है, ठीक है। अब देखिए भाषा प्रकरण में तो हमारा हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे देखने, सुनने, बोलने और उसमें अंतर करने की बात किया है। तो देखिए जब हमारा यहाँ पे देख भी रहा है तो दृश्य हमारा नहीं हो सकता, अंतर करने की बात किया है, तो दूसरा हमारा राइट आंसर जाएगा प्रक्रिया समिति, क्योंकि उसमें क्या है, उसे वो बांट नहीं पा रहा है कि क्या है, कैसे होना चाहिए। जब उसे देख रहा है तो दृश्य हमारा गलत है, जब उसे देख पा रहा है बालक तो दृश्य में गलत है, अगर देखता नहीं तो उसे समझ ही नहीं पाता कि कौन सा सिक्का है क्या नहीं है। तो आप लोगों ने तीसरा माना था, दृश्यम पे मारा था, जबकि ये गलत है, प्रक्रिया हमारा सही होगा, क्योंकि बालक यहाँ पे देखिए सिक्कों को भी देख रहा है, चिन्हों को भी देख रहा है और सुइयों में अंतर बस नहीं कर पा रहा है, यानी उसे देख रहा है तो यहाँ पे दृश्यम प्रकरण समस्या नहीं हो सकती, और यहाँ पे देखिए पहला भी नहीं हो सकता, राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। अब देखते हैं कितने लोगों का सही हुआ था। देखिए दिलीप कुमार जी का यहाँ पे आया है दूसरा, दिलीप कुमार जी का एकदम राइट आंसर था। और यहाँ पे अंकिता कुमारी जी का भी 20वें का दूसरा आया है, और यहाँ पे देखिए आरती पांडे जी का भी देखिए यहाँ पे तीसरा आया है, जबकि ये गलत है, ये प्रक्रिया संबंधित होनी चाहिए था। और यहाँ पे देखिए अगला करा है हमारा कि अब देखिए यहाँ पे आरती पांडे जी का आया है कि यहाँ पे तीसरा बता रही है, जबकि तीसरा नहीं होगा, दूसरा ही होगा प्रक्रिया संबंधी, क्योंकि वो बालक उसे देख रहा है, दृश्यम नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए शहजान मलिक का जी बी का यहाँ पे आया है, शहजान मलिक का यहाँ पे देखिए गलत है, तीसरा दृश्यम से बता रहे हैं, क्योंकि बालक तो देख रहा है तो दृश्यम नहीं हो सकता, दृश्यम कठिनाई नहीं हो सकती, क्योंकि वो उसमें अंतर नहीं कर पा रहा है, तो प्रक्रिया संबंधित होगी। और यहाँ पे दीपा सिंह का आया है कि 20वें का 3 होगा, जबकि ये गलत है, यहाँ पे दृश्यम नहीं होगा। हमने कहा था 80% लोगों का गलत होगा। और यहाँ पे देखिए शिवानी सिंह का जी आ गया है यहाँ पे 20वें का दूसरा, एकदम राइट आंसर इनका आया है, एकदम राइट आंसर यहाँ पे इनका आया है। एकदम इनको बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने प्रश्नों को अच्छे से देखा। और यहाँ पे देखिए दीनदयाल यादव जी का भी आया है यहाँ पे 20वें का तीसरा आया है, जबकि ये गलत है, दूसरा राइट आंसर था। और यहाँ पे देखिए दिलीप कुमार जी का भी यहाँ पे गलत हो गया, आज इनका भी गलत हो गया, इनका तीसरा नहीं दूसरा होगा, क्योंकि बालक देख रहा है तो दृश्यम संबंधित कठिनाई नहीं हो सकती, वो अंतर नहीं कर पा रहा है, तो अंतर अगर नहीं कर पा रहा है तो प्रक्रिया संबंधित होगा, याद रखिएगा। और अनिता वर्मा जी का भी देखिए यहाँ पे गलत हो गया, इनका भी तीसरा आया, जबकि राइट आंसर दूसरा होगा। हमने कहा था लगभग सभी लोगों का गलत होगा। आप देखिए दिलीप कुमार जी और यहाँ पे कि सभी लोगों का लगभग आधे लोगों का यहाँ पे हाइट आता है, तो यहाँ पे से शो करना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 20वें का 3 आया है, जबकि ये गलत है, दूसरा राइट आंसर होगा प्रक्रिया संबंधित। और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हर बार की तरह इस बार भी कहेंगे कि सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और अनिता कुमारी जी का भी देखिए यहाँ पे आ गया तीसरा, जबकि ये गलत है, दूसरा राइट आंसर होगा। लगभग 80% से 85% तक लोगों का गलत आया है उत्तर। अब दिलीप कुमार जी का भी यहाँ पे देखिए तीसरा आया है, और यहाँ पे वैष्णव राजवंती जी का भी तीसरा। आज लगभग सभी लोगों का गलत प्रश्न आ रहा है, क्योंकि प्रश्नों को आप लोगों ने सही से पढ़ा नहीं। वहाँ पे देखिए बालक देख ले रहा है लेकिन अंतर नहीं कर पा रहा है, तो प्रक्रिया संबंधित होगी, तो यहाँ पे तीसरा दृश्यम नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए अंकिता कुमारी जी का यहाँ पे आया है कि 18 में 20 में से 18 सही हुए हैं, आपका भी तीसरा गलत है, तो आपका लगभग 17 सही है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं रिया शर्मा जी का भी देखिए आया है 20वें का सी, दृश्यम करेंगे नहीं प्रक्रिया होगा, याद रखिएगा प्रक्रिया होगी। यहाँ पे दूसरा हमारा राइट आंसर था, तीसरा गलत था, तो आपका भी गलत है आज। और यहाँ पे दिलीप कुमार जी का फिर आया है कि तीसरा, ये देखिए गलत है, दूसरा राइट आंसर। और यहाँ पे पूजा यादव जी का आया है कि तीसरा होगा, ये भी गलत है। और दीनदयाल यादव जी का 17 प्लस सही हुआ है, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका 17 सही हुआ है। लगभग
आपका 16 सही होगा, क्योंकि एक प्रश्न आपका गलत हो गया, तीसरे पे आप राइट मारे थे। बिंदु यादव जी का देखिए यहाँ पे तीसरा आया है, इनका भी गलत है। दूसरा राइट आंसर दृश्यम होगा, नहीं होगा, प्रक्रिया संबंधित होगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे वैष्णव राजवंती जी का यहाँ पे देखिए फिर इनका आया है कि बीसवें का तीसरा होगा, जबकि दूसरा राइट आंसर था, इनका गलत है। और देखिए दिलीप कुमार जी 18 सही हुए हैं सर, 2 गलत हुए हैं, आपका 17 सही हुए हैं, आज याद कर लीजिएगा 17 सही है। और यहाँ पे देखिए सुनील यादव जी, बाई विनीता जी मेरी दूसरी क्लास शुरू हो गई है। चलिए आप दूसरी क्लास देख लीजिए। यहाँ पे देखिए बात क्या है हमारा कि पूजा यादव जी का दूसरा राइट है, इनका भी देखिए अब सही आ गया है, इन्होंने प्रश्नों को पढ़ा होगा। और यहाँ पे देखिए इनका दूसरा सही है। और इसमें देखिए करा है, यहाँ पे देखिए आरती पांडे जी यहाँ पे करेंगे, जिसने लाइक नहीं कर दिया तो लाइक कर दीजिए, सही कह रहे हैं कि लाइक कर दीजिए जितने लोग हैं। यहाँ पे विनीता कुमारी जी का यहाँ पे देखिए सभी लोगों को बाय बोला है। और यहाँ पे देखिए रिया शर्मा जी का यहाँ पे 18 सही हुए हैं, आपका 17 सही हुआ, याद रखिएगा 17 सही हुआ, 18 में से एक टिक गलत है आपका। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ लोगों का यहाँ पे और है। यहाँ पे दीपा सिंह का 19 में यहाँ पे 18 सही हुआ है 19 में से, जबकि हमारे यहाँ पे 20 प्रश्न था। और यहाँ पे देखिए आपका भी एक गलत है, याद रखिएगा। तो आपका यहाँ पे 18 लगभग 17 सही हुआ है। और यहाँ पे विनीता कुमार जी का 18 सही है, नहीं 17, आज बता रहे हैं कि 17। 20वें का देखिए इनका दूसरा सही है, जबकि इनका सही है। और यहाँ पे अंकिता कुमारी जी का आज की क्वेश्चन बहुत आसान था, आसान नहीं था तभी तो आप लोगों का 20वें कैसे गलत हो गया, आसान था। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूजा जी का दूसरा आया है। और आगे बढ़ते हैं अपने कुछ कमेंट बॉक्स में कितने लोगों का आया था। और यहाँ पे देखिए विनीता कुमार जी ने यहाँ पे थम्स मारा है, यानी सही कहा है कि प्रश्न सही थे। और यहाँ पे 18 सही हुए हैं आज वैष्णव राजवंती का जी, 17 सही हुआ है आपका। और यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ कहा जा रहा है कि सर आरती पांडे संजय नाम कब बदल लिया संजय जी आपने? नाम नहीं बदलिए मत, अपना नाम चेंज कर लीजिए। यहाँ पे देखिए आगे चलते हैं, कुछ यहाँ पे और हैं। सही में हमको नहीं पता था कि ये आरती जो है यहाँ पे संजय हैं। और यहाँ पे विनीता कुमारी जी आज की क्लास बहुत ही बढ़िया थी। और 20वें का उत्तर लगभग सभी लोगों का गलत आया है। संजय जी आप अपना खुद का आईडी बना लीजिए, सही है कि अपना खुद का आईडी बना लीजिए, कन्फ्यूजन होता है। और यहाँ पे देखिए वैष्णव राजवंती जी का भी यहाँ पे आया, बहुत अमेजिंग क्लास थी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने यहाँ पे अच्छे से प्रश्नों को सोल्व किया। और यहाँ पे देखिए जी सर आरती संजय ही है, सही है कि अपना नाम चेंज कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए हमने कहा था कि 20 का उत्तर फिर से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सभी लोगों का लगभग 80% यहाँ पे गलत था। और यहाँ पे देखिए पर्यावरण सर पर्यावरण की क्लास क्वेश्चन ट्रेन और यात्रा पे चलाई जाएगी, कल यहाँ पे चलाई जाएगी, इस पे प्रश्न चलाया जाएगा। पर्यावरण के क्वेश्चन जो है दिशा यात्रा और इससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं इसमें चलाए जाएंगे आप लोगों के कुछ प्रश्न। और आगे बढ़ते हैं कुछ लोगों का, यहाँ पे देखिए 20 का सी सही है, नहीं दूसरा सही है, याद रखिएगा प्रक्रिया संबंधित होगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 18 सही है राजवंती जी का, जबकि आपका 17 सही है, एक घटा लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं सुपर क्लास यूजफुल क्लास, धन्यवाद कि इनका आया है। और यहाँ पे देखिए आज बहुत अमेजिंग क्लासेस, सही बात है कि आज की क्लास अच्छी थी, लेकिन 20वें का बहुत ही सभी लोगों का गलत आया था। और यहाँ पे देखिए इनका आया है गुलशन जी का कि सर पर्यावरण की क्लास भी चला दीजिए, सही है कि चलेगा, क्लास चलेगा। वैष्णव राजवंती जी का यहाँ पे आया है कि 20 का दूसरा राइट आंसर है। अब देखिए आपका सही आया है, अब आप मान सकते हैं कि आपका 18 सही हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए रितिक जी का आया है कि तीसरा सही है, जबकि राइट आंसर दूसरा था प्रक्रिया संबंधित। पूजा यादव जी का दूसरा इज राइट सर जी, सही है कि आपका सही आया है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आज की क्लास बहुत ही अच्छी थी यहाँ पे। और यहाँ पे विनीता कुमारी जी का 20 का बी यानी राइट आंसर दूसरा सही है इनका। और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और रह गया है कि 18 सही हुए हैं आपका, अब जाके आपका 18 सही हुआ है। और यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा है कि सर देखने में प्रॉब्लम हो रही थी, दृश्यम नहीं हो सकता, उसने अंतर नहीं करना था, अंतर नहीं कर सकता तो प्रक्रिया संबंधित होगी। और यहाँ पे गुलशन जी का है कि तीसरा, इनका भी आज गलत हो गया है। और आगे बढ़ते हैं, विनीता सभी लोगों का लगभग यहाँ पे आ ही गया है और उत्तर नीचे दिए गए हैं, देख लीजिएगा। और आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी एक बार बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और कल पर्यावरण की क्लास चलाई जाएगी, जिसमें दिशा संबंधित प्रश्न भी रखे जाएंगे और अपनी उपयोगिता साबित कर दीजिएगा। और आज के प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अच्छे से तैयारी करिए और नोट्स बनाते चलिएगा।